Hello, dear aspirants. कैसे हैं आप सब? I hope you all are perfectly fine. Welcome back to Wings Ekudan. I am Dr. Shalu, and we were discussing general science component for your upcoming exam, that is JKSSB Finance Account Assistant. हम इस सीरीज में बायोलॉजी का जो कंपोनेंट है वो डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री का कंपोनेंट डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फिजिक्स, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज जो दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, और इसके बाद हमारा एक छोटा टॉपिक रह जाएगा दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड उसके बाद हमारा ये जो जनरल साइंस का कंपोनेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कोर्सेज का ऑप्शन है आप वहां जा सकते हैं. वहां आपको जनरल साइंस के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, और उसमें अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. हमने सीक्वेंस वाइज हर टॉपिक को डिस्कस किया है, और उसके बाद उसके बेस्ड एमसीक्यूज भी सॉल्व किए, ताकि आपकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और तैयारी हो जाए, और वो जो टारगेट है 10 आउट ऑफ 10 अचीव करने का वो हम ले पाए. सो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज. इफ यू आर न्यू टू चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल में मिलते हैं आपको आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलेवेंट कंटेंट, और ना केवल कंटेंट बल्कि आपको गाइडेंस भी मिलती है कि आपको किस तरह से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ. बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज जब फ्लो करता है एक सर्किट के थ्रू तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. ठीक है. अब दो चार्जेस के बीच में यू ऑल नो कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं दे रिपेल, दे अट्रैक्ट, एंड जो सिमिलर चार्जेस होते हैं दे रिपेल. ठीक है. तो उनके बीच में एक तरह की फोर्स एक्ट करती है. व्हेन वी स्टडीड फोर्स तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ा था, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और उसी में से एक फोर्स हमने पढ़ी थी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किस तरह की फोर्स है, कॉन्टैक्ट कि नॉन कॉन्टैक्ट. सो ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में एक्ट करती है. व्हेन यू प्लेस टू चार्जेस क्लोज टू ईच अदर और इन विसिनिटी ऑफ वन अनदर, उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. उस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करती है? इट इज डिटरमाइंड बाय द कूलम्स लॉ. ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली वी कॉल इट फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. तो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो उसकी क्या वैल्यू रहती है उसे हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ. और कूलम्स लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू k is a constant. ठीक है. Then comes your q1 that is charge 1 का magnitude into q2 that is charge 2 का magnitude divided by r का square. r stand for the distance between the two charges. ठीक है. ये है कॉलम्स लॉ की इक्वेशन. अब इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. ये दोनों है मैग्नीट्यूड दो चार्जेस के. तो इस इक्वेशन को देख के आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैग्नीट्यूड के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि अगर दो चार्जेस पास में हैं तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, और वही क्योंकि दिस विल एज दिस विल इंक्रीज दिस विल डिक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना. तो ये जब कम है तो फोर्स बढ़ जाएगी, और when the distance will increase the force, the magnitude of force will decrease. ठीक है. सो ये रिलेशन है डिस्टेंस से. उसी तरह से अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं चार्जेस की, तो जिन चार्जेस के पास जितना अमाउंट जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज्यादा एक्ट करेगी. ठीक है. ओके. सो एक और तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू एप्रोप्रिएट बॉडीज. दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं. आपने कभी बहुत बार देखा भी होगा, कुछ सीजन में स्पेसिफिकली यू फील लाइक अगर आप किसी बॉडी को टच करते हैं इमीडिएटली बॉडी के अंदर चार्ज आ गया होता है तो एकदम से करंट लगती है. इवन अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को भी टच करता है तो यू गेट एक तरह से शॉक सा फील होता है ना, करंट सी फील होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ चार्जिंग, है ना. तो फ्रिक्शनल जो करंट है दैट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. तो बॉडीज के बीच में जब फ्रिक्शन होती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी.
ठीक है, सो कॉलम्स लॉ पढ़ लेते हैं, मैंने आपको इक्वेशन बता दी है, इंटरप्रिटेशन बता दी है। लेट्स रीड वंस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, इंपॉर्टेंट, स्टेशनरी है ना, कि रुके हुए हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, यहाँ पे कहीं पे भी वेलोसिटी मूवमेंट की बात नहीं होगी, दे आर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द देम। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन दो चार्जेस, उनका जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स डिक्रीज होती जाएगी, डिस्टेंस जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी। क्लियर? चलिए, ठीक है, यहां आप देख सकते हैं वही बताने की कोशिश की गई है। नाउ कम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज। अब अगर आपने कोई चार्ज यहां पे रखा है, सपोज ओके, सपोज यू हैव अ चार्ज, ठीक है, आपके पास एक चार्ज है और आपने उसे एक पॉइंट पे रखा है यहां पर, ठीक है। अगर उसके पास आप एक दूसरा चार्ज लाते हैं, सपोज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आपके पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, आप इसके पास दूसरा चार्ज लेके आते हैं, ठीक है। अब इसका कोई रीजन होगा जहां तक ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेगा, ठीक है। तो देयर विल बी अ सम एरिया जहां तक एक पर्टिकुलर चार्ज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक है, वो कुछ लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनिटी तक भी रखेंगे तो भी उस पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, अभी हमने पढ़ा, दैट इज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड खत्म होता जाएगा, तो डिस्टेंस जब इन्फिनिटी पे होगा फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगी, सही है। सो मतलब इसके अराउंड कुछ डिस्टेंस तक फोर्स एक्सर्ट की जाएगी, तो जहां तक वो महसूस की जाती है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एरिया, कितने अमाउंट तक का एरिया जहां पे कोई भी अलग चार्ज रखा जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्सर्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए डायग्राम में आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे ये दो चार्जेस है, इन चार्जेस के अराउंड इतना एरिया है जहां तक अगर कोई भी पॉइंट चार्ज रखा जाएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी। सो दिस अमाउंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is defined as the electrostatic force acting per unit positive charge। अब देखिए, एक थी इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो एरिया जहां तक अगर आपने कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रखा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट की जाएगी, क्या अमाउंट होगा वो बात नहीं की जा रही है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी। नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई यूनिट चार्ज है ना, वन मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा जाता है किसी पॉइंट पे, तो उस पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। एक सिंगल अमाउंट ऑफ चार्ज पे, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो अगर आप इसके फॉर्मूला को कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, यही बोला गया है स्टेटमेंट में, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इट वाज K Q1 दैट इज चार्ज ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, Q2 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज अपॉन r का स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस एंड देन योर चार्ज। इट मीन्स अगेन, अगर इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर एंड Q, सही है। सो इट विल बी लाइक दिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो एरिया जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट की जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई कि एक यूनिट चार्ज, सिंगल पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? और उसका फॉर्मूला होता है, चलिए नाउ इलेक्ट्रिक करंट से ही निकल के आती है एक और टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं तो उसमें वोल्टेज लिखी होती है कि ये 1.5 वोल्ट का है, ये 230 वोल्ट का है, ये 450 वोल्ट का है ना, वोल्टेज लिखी जाती है वहां पे। बेसिकली ये क्या होती है? दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो जो हम वोल्टेज देखते हैं, जो पोटेंशियल हम देखते हैं किसी भी अप्लायंस का, बेसिकली वो क्या कह रहा है कि एक चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के लाने में कितना वर्क डन हुआ, वही उस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उस अमाउंट के चार्ज को वहां लाने के लिए, इंफिनिटी से वहां तक लाने के लिए कितना काम किया गया, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वोल्टेज इज बेसिकली वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है जो एक पर्टिकुलर स्टेशनरी पोजीशनिंग पे हैं। उन दोनों के बीच में, उन दोनों जो है दोनों के बीच में वर्क डन कितना हुआ, उसके बेसिस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा एक हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हायर पोटेंशियल क्या होगा? जहां पे वर्क डन ज्यादा होगा। लोअर पोटेंशियल क्या होगा? जहां पे वर्क डन कम होगा। हायर पोटेंशियल क्या होगा? जिसमें चार्ज कम होगा। लोअर पोटेंशियल जिसमें चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि यही इसका फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। क्लियर हो गया? सो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल बेसिकली क्या है? एक चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि वहीं पर एक्सर्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बियॉन्ड तो होगी नहीं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कौन से मटेरियल करंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करने देते हैं अपने मटेरियल में से, उसके बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स को कैटेगराइज किया गया है, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर आर बेसिकली दोज मटेरियल, ये सब हम जानते हैं, हमने अपने स्कूल में पढ़ा भी है, दैट इज कंडक्टर आर दोज मटेरियल जो हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which helps in conduct of electricity. Metals are good conductor of heat and electricity both. वो हीट को भी अपनी मटेरियल से पास थ्रू होने देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी को जो अपनी बॉडी से पास थ्रू होने देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। और जो उस मूवमेंट को, उस फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। ठीक है, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ठीक है, जैसे वुड है, तभी जो है वुड आप देख लें, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। आप देखेंगे आपके अप्लायंसेस के जो हैंडल्स रहते हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड, है ना, हीट का बैड रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए, यू हैव टू स्नैच इट, आप खुद पकड़ के उसे खींच नहीं सकते, बिकॉज अवर बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हम एक पैसेज बना देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का, इसीलिए हम करंट जो है अगर हम अप्लायंस को टच करें तो वी फील इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सो you can use either a cloth or a wooden stick you can use to detach a person if he or she get an electric shock, है ना, because they are a bad conductor of electricity, वो सर्किट को ब्रेक कर देंगे, फ्लो नहीं होने देंगे इलेक्ट्रिक करंट को। देन थर्ड कैटेगरी ऑफ मटेरियल आता है सेमी कंडक्टर, जो नॉर्मली तो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने नहीं देते, बट इन स्पेशल केसेस, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे अलाउ द पैसेज ऑफ चार्ज फ्रॉम देयर बॉडी।
ठीक है. So this is a type of material which do not have free electron at the normal temperature, room temperature पर नहीं होता, but has a free electron at increased temperature. जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तब उनके पास होता है, and they behave like a conductor. ठीक है. इनके एग्जाम्पल अगर आप दें, सेमीकंडक्टर जिनको कहते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, जो आज के एरा में जिसका ह्यूज यूज है. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे, दे डोंट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू देम, बट एट अ हाई टेम्परेचर दे अलाउ द पैसेज ऑफ करंट. Just a second. Okay. Then we'll discuss about the type of electric current. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, करंट की बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरीके की करंट होती है. एक होती है एसी एंड द सेकंड इज डीसी. हमारे घरों में जो सप्लाई होती है करंट की, दैट इज एसी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड द सेकंड वर्जन इज डायरेक्ट करंट. ठीक है. इनको ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट की कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन चेंज. द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, उसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट. ठीक है. वो एक ही कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई हमारे घरों में जो करंट की सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती, बिकॉज डायरेक्ट करंट एज इट डजंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा होता है. उसे घरों तक पहुंचाने में जो बीच में है वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है. क्योंकि आपको पेरिफेरल एरियाज में पहुंचाना है, दूर दराज के एरियाज में भी पहुंचाना है, तो it has a huge transmission loss. On the other hand, alternating current जो है, इसका जो डायरेक्शन है, it keeps on changing. ठीक है. अगर हम इसकी ये देखिए, यहां से आप देख सकते हैं, दिस इज अ डायरेक्ट करंट जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन मूव करती रहती है. ऑन द अदर हैंड, ऑल्टरनेटिव करंट जो है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ठीक है. ये अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करते रहते हैं. यहां हम इसके डिफरेंसेस को एक बार गो थ्रू करते हैं ताकि हमें जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए. चलिए. यू कैन ट्रांसमिट एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट सिग्निफिकेंट पावर लॉसेस. ठीक है. तो जो मैंने आपको कहा, ट्रांसमिशन लॉसेस जो होता है वो नहीं होता. पावर क्या था? वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, पर टाइम. वर्क डन ही इंक्लूड हो रहा है हर एक जगह पे. वोल्टेज में भी हमने वर्क डन की ही बात की, पावर में भी हमने वर्क डन की बात की. सो ऑल्टरनेटिव करंट में क्योंकि ये डायरेक्शन अपनी चेंज करते रहते हैं, तो यहां पर पावर लॉसेस ज्यादा नहीं होता. आप लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको पहुंचा सकते हैं. डीसी लूजेस इलेक्ट्रिक पावर इफ यू ट्रांसमिट इट ओवर एक्सटेंसिव डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंसेस में ये बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस में इट विल लीड टू पावर लॉसेस. इट फीचर्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इन टर्न चेंज द इलेक्ट्रिक फ्लो डायरेक्शन. और क्यों इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन चेंज कर रही है? क्योंकि इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है. देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो तीन तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. जब किसी भी अप्लायंस से करंट पास थ्रू होती है, करंट के तीन प्रॉपर्टीज होती है, वो तीन तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. वन इज केमिकल इफेक्ट, सेकेंड इज हीटिंग इफेक्ट, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है. ये तीन इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, केमिकल, हीटिंग एंड मैग्नेटिक. ठीक है. केमिकल इफेक्ट में आप देखेंगे, केमिकल का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कोई केमिकल चेंज लाया. जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना, मतलब वाटर को हमें डिसोसिएट करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल में. वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. हमें वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जो है रिसीव करना है, रिटेन करना है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोल्यूशन में से. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि आपने करंट को पास किया और केमिकल चेंजेस आ गया, वाटर जो है उसके डिसोसिएट में जो है डिवाइड हो गया. ठीक है. देन आता है हीटिंग इफेक्ट. बहुत सारे अप्लायंसेस हैं हमारे घरों में, जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, है ना, और उसके अलावा रूम हीटर हो गया. इन सब में बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इट जनरेट हीट और हम वार्म फील करते हैं, है ना. आयरन यूज करके हम अपने कपड़ों को जो है आयरन करते हैं. सो ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द हीट. ठीक है. थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट. करंट जिस भी मटेरियल से, जिस भी अप्लायंस से पास होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट पे ही हमारे घरों पे जो बेल लगी होती है, जिसे हम स्विच ऑन करके जो है नॉक करके अंदर जाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल जो घरों में लगी होती है हमारे, दैट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
ठीक, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही डिपेंड है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट एक अप्लायंस से पास करेंगे उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो अप्लायंस को मूव कर सकती है। ठीक है, वो उसका पूरा स्ट्रक्चर बना होता है कि आज जैसे देखिए ना, जब आप स्विच ऑन करते हैं तभी बेल रिंग करती है, जैसे ही स्विच को छोड़ दिया जाता है बेल रिंग करना बंद कर जाती है, क्योंकि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। और उस स्ट्रक्चर में देयर इज अ ड्रम जो बीट करता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई तो वो अट्रैक्ट हुआ एंड इट स्टार्ट बीटिंग द ड्रम, और हमें साउंड सुनाई देती है। जैसे ही स्विच को छोड़ दिया जाए सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो करना बंद कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाती है और ड्रम बीट होना बंद हो जाता है, साउंड बंद हो जाती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक बेल जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हीटिंग का आपका आयन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, है ना। देन आप इलेक्ट्रिक केटल इज एन एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और उसी तरह से केमिकल जो इलेक्ट्रोलिसिस में हम, क्लियर है। सो यहाँ पे यही कहा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और उसी की वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। इट हैज अ स्टेबल मैग्नेटिज्म, तो इसलिए ये सिंगल डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शन। एसी इज डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसका जो अगर आप अमाउंट देखेंगे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वैरी करता है। ऑन एन एवरेज 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे से सप्लाई किया जाता है, इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती बिकॉज ये स्टेडी रहता है। देयर इज अ कांस्टेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पीरियोडिक शिफ्टिंग, वो हमने देखा इस तरीके से, है ना, ऐसे मूव करता रहता है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग। Contrastingly, DC power steadily travel in one order throughout, single straight line में ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रॉन विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एक ही बात कही गई है, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता रहता है, इसीलिए जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड डीसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज आपको इसमें याद रखनी है पावर लॉसेस की, कि एसी में पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं लेकिन डीसी में नहीं होता, सही है। चलिए, इसके अलावा हाँ, एक डिवाइस है जो बेसिकली डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जो हम सभी के घरों में है, एंड दैट इज इन्वर्टर। इन्वर्टर इज बेसिकली अ डिवाइस जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे सारे अप्लायंसेस जो हैं एसी पे वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि घरों में सप्लाई ही एसी की आती है, तो इन्वर्टर जो है इट कन्वर्ट डीसी टू एसी। ओके, सो सॉलिड कंडक्टर जो है, जो भी सॉलिड मेटल्स हैं, जैसे कॉपर की वायर होगी, एल्यूमिनियम की वायर्स होगी, उनमें से करंट जो पास थ्रू करती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, और चार्ज किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और सॉलिड कंडक्टर्स, जो भी सॉलिड मटेरियल है, उसमें से अगर करंट पास थ्रू हो रही है इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड मटेरियल से करंट पास होती है, करंट कैन पास थ्रू द लिक्विड्स ऑल्सो, और लिक्विड्स में इट पास थ्रू इन द फॉर्म ऑफ आयंस as well as electrons, as in semiconductor it is due to the flow of electrons and holes. तो सॉलिड मटेरियल में करंट पास थ्रू होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिक्विड में इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, एंड सेमीकंडक्टर में इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको, ये टर्म्स जो है ये आप ध्यान रखिएगा। और करंट की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें दैट इज एम्पियर, ठीक है, करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं। देन कम्स द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। एक सब्सटेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन दैट अ सब्सटेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसे डिनोट किया जाता है आर से, और इसकी यूनिट है ओम, इसे कहते हैं ओम, ठीक है, ओम। तो करंट की हो गई एम्पियर, वोल्टेज की होगी वोल्ट वी, एंड रेजिस्टेंस की होगी ओम, ठीक है। सो वोल्टेज क्या हुआ कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पियर क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, इट इज द रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पहले ओम्स लॉ देख लेते हैं, बिकॉज ओम की हमने बात की है, रेजिस्टेंस की हमने बात की है, तो जस्ट हैव अ लुक ओवर ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, इट सेज वोल्टेज इज इक्वल्स टू, it says voltage is equals to current into resistance. I is a symbol for current,
ठीक है, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. इट मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सिमिलरली वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ठीक है, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा वोल्टेज, या जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी कम होगी. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन जो ओम्स लॉ से डिराइव होता है, which we keep in mind. It states that if a physical condition of any conductor such as temperature and pressure etc. remain unchanged, so Ohm's law will follow only when physical features are remain constant. Temperature आपने सेम रख रखा है, प्रेशर आपने सेम रख रखा है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी मटेरियल की फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर को सेम रखा है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से चीजें वेरिएशन होती है, सो अगर वो सेम रख रखा है तो जो वोल्टेज है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सही, और ये निकल के आता है हमें ओम्स लॉ का फॉर्म. ठीक है, नाउ द रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हमने समझा कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, सो जो ये ऑपोजिशन करते हैं उनको हम रेजिस्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो रेजिस्टर्स को अरेंज करने के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है आपका सीरीज में, एक होता है पैरेलल में. मैं आपको शो करती हूँ, देखिए यहाँ पे. ठीक है, तो रेजिस्टर्स, ठीक है, रेजिस्टर्स को इसी तरीके से डिनोट करते हैं. सो रेजिस्टर्स जब सीरीज में अरेंज किए जाते हैं तो वी डू नोट लाइक दिस, जब पैरेलल में डिनोट किए जाते हैं तो ये. ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पर. ठीक है, नाउ समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि अगर सीरीज में अरेंज है रेजिस्टेंस तो आपको उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है ना. ये 1 2 3 इसको सीरीज में किया हुआ है सिंगल लाइन में, तो आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है. अगर पैरेलल में किया गया तो उसकी कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकालनी है. सो जब सीरीज में अरेंज होते हैं तो इट्स सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, इट विल कम्स एज अ कंबाइंड रेजिस्टेंस. पैरेलल में क्या फॉर्मूला रहेगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. ठीक है, इट विल बी द कंबाइंड, इट विल इज इक्वल्स टू, ठीक है, इट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस. ठीक, सो रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप इस तरह से कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, अगर सीरीज में है तो R इज इक्वल्स टू R1 R2 एंड R3, और अगर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो R इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. सपोज एक सीरीज में है और बाकी पैरेलल में. सपोज आपको इस तरह से भी कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि इस तरीके से, एक सीरीज है देन दो पैरेलल, तो अब आपको निकालना है कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा इसका. तो आप कैसे निकालेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. ठीक है, ये सीरीज में है इसलिए डायरेक्टली ऐड होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो इनके रेसिप्रोकल ऐड होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर को कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? ओके, नाउ द टर्म कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. हमने कंडक्टर तो पढ़ लिया, वो मटेरियल जो अपने मटेरियल में से पास थ्रू होने देते हैं इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट द कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, इसे आप कंडक्टर से कंफ्यूज नहीं करेंगे. दिस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ओपोजिशन है, कंडक्टेंस पास थ्रू, अलाउइंग द पास थ्रू ऑफ करंट है. ठीक है, तो इट इज ऑपोजिट और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, कंडक्टेंस हो गया रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, कंडक्टिविटी हो गया रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट. ठीक है, उसका रेसिप्रोकल बेसिकली. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम रेज़्ड टू पावर -1, बिकॉज ऑपोजिट है उसका रेसिप्रोकल है तो उसका ओम रेज़्ड टू -1. ठीक है, और अगर हम रेजिस्टिविटी का करें, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ओम रेज़्ड टू पावर 1 मीटर, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है उसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इट इज बेसिकली ओम पर मीटर होता है. ठीक है, ओम पर मीटर. तो इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो होगी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा कंडक्टेंस. रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ
material, it is independent of dimension of a conductor, that is length area of cross section. देखिए ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, एक है रेजिस्टेंस जो कि है ऑपोजिशन, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। मटेरियल जो यूज किया जा रहा है वो कितना थिक है, कितना थिन है, इस पे डिपेंड करती है उस मटेरियल की रेजिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी टेम्परेचर पे या फिर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगी, या फिर टेम्परेचर पे। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड एज पर यूनिट मटेरियल। ठीक है, उसमें हम एक यूनिट मेजरमेंट ले रहे हैं, इसीलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वॉल्व नहीं रहता। रेजिस्टेंस ऑफ अ पर यूनिट मटेरियल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ पर यूनिट मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जो कि आपकी टेम्परेचर पे वेरी कर सकती है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती। सो इसकी जो रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल की है, अलग अलग मेटल की अलग अलग होगी क्योंकि ये टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के साथ इट विल इंक्रीज। ठीक है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकॉज इट बेस्ड ऑन पर यूनिट मटेरियल। क्लियर हो गया? जबकि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया, रेजिस्टेंस। ओके, नाउ द एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो एमीटर वो अप्लायंस है जो करंट जो है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ठीक है, अब इसे मेजर करने के लिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कहां पर, किस वे में अटैच किया जाएगा, सीरीज में या पैरेलल में। सो वो देख लेते हैं। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो एमीटर वो अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। इसे हमेशा सीरीज में ज्वाइन किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज 0। अब क्योंकि एमीटर ने करंट को मेजर करना है, और वो माइन्यूट से माइन्यूट करंट भी मेजर कर पाए, छोटे से छोटे अमाउंट की, छोटे से छोटे मैग्नीट्यूड के करंट को भी मेजर कर पाए, इसीलिए उसकी रेजिस्टेंस को 0 रखा जाता है। उसकी रेजिस्टेंस 0 हो तभी वो माइन्यूट टू माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट को भी इंटरसेप्ट कर पाएगा। दैट्स व्हाई एमीटर हैज अ 0 रेजिस्टेंस एंड इट ऑलवेज अटैच्ड इन सीरीज। On the other hand, voltmeter is a device which is used to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit. The resistance of an ideal voltmeter is infinity. Voltmeter का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है इट इज इंफिनिटी, so that it can intercept every amount of voltage. It always connected in parallel. ठीक है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि जब हम पैरेलल में किसी भी चीजों को अटैच करते हैं तो पैरेलल में द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एवरी अप्लायंस इज सेम। ठीक है, यहां से सर्किट आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हर एक में सेम रहता है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर हमेशा हमारे किस में अरेंज किया जाता है? इट अरेंज इन पैरेलल। ऑन द अदर हैंड सीरीज में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट सेम रहती है। दैट्स व्हाई एमीटर जो है वो सीरीज में अरेंज किया जाता है। ठीक है, अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टर इज कॉल्ड शंट। ठीक है, तो शंट बेसिकली एक छोटा रेजिस्टेंस होता है जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो एक अप्लायंस से पास हो रही है उसे कम किया जा सके। ठीक है, तो एक छोटा रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाए ताकि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को कम किया जा सके, उसे शंट कहते हैं। क्लियर है? एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है, सीरीज में उसे ज्वाइन किया जाता है। वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे पैरेलल में मेजर किया जाता है। एमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है, वोल्टमीटर की इंफिनिटी होती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक सेल। सेल की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक जिनको आप चार्ज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हैं, और एक जो कि चार्जेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जो वन टाइम यूज ही होते हैं, विच कैन नॉट बी चार्ज। दैट इज एग्जांपल इज वोल्टिक, डैनियल एंड प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल्स की अगर हम बात करें जिन्हें आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं बाय चार्जिंग देम, एसिड एंड अल्कली एक्यूमुलेटर्स होते हैं। और बेसिकली ये जो सेल्स हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग, केमिकल एंड मैग्नेटिक।
तो केमिकल इफेक्ट का एक और इलेक्ट्रोसिसिस के साथ एक और एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जो हम रिमोट्स वगैरह में यूज करते हैं ना, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। एक तो हो गए जो वन टाइम ही यूज किया, डैनियल वोल्टेज, और जो आप बार बार यूज करते हैं रिचार्ज चार्ज करते हैं। सो हियर इज अ ओवरऑल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। आप यहाँ देख सकते हैं हर एक सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर आप उसे सही से अरेंज ना करें, पॉजिटिव विद नेगेटिव एंड नेगेटिव विद पॉजिटिव, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, कोई भी अप्लायंस काम नहीं करता है ना, उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग होती है। So this is a positive terminal, this is negative terminal. सेंटर में है कार्बन की रॉड जो कि कैथोड की तरह एक्ट करती है, ठीक है। फिर इसमें है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड जो अपने से आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को पास थ्रू होने दे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। So basically electrolyte is a solution, is a liquid which allow the passage of electrons or ions through them, ठीक। तो it is used as ammonium chloride। उसके बाहर होती है जिंक की कास्टिक जो कि एनोड की तरह यूज की जाती है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कैथोड हो गया, जिंक जो है वो एनोड हो गया। उन दोनों को सेपरेट करने के लिए देयर विल बी अ सेपरेटर, और बाहर जिससे हम इजीली उसे होल्ड कर पाए, है ना, कैरी कर पाए। सो दैट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। एंड देन देयर इज वन मोर मटेरियल, दैट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है एक इलेक्ट्रोलाइट, एनोड एंड कैथोड, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैथोड हो गया कार्बन की सेंट्रल रॉड, ठीक है। जब आप तोड़ेंगे सेल को तो अंदर से जो ब्लैक निकलता है तो दैट इज कार्बन रॉड, एक्ट एज अ कैथोड, जिंक एक्ट एज एनोड, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अमोनियम क्लोराइड। Now the heating effect of electric current. Current can produce three effects: heating, magnetic and chemical. So heat is produced in conductor in time t is given by. Now जो heating effect है उसे understand करने के लिए there is a formula which is called as Joule's law of heating. जब किसी appliance में से electric current pass होगी तो कितनी amount of heat generate होगी उसे पहचानने के लिए there is a Joule's law of heating, and it says heat produced is equals to I square RT. I stands for current, R stands for resistance and T stands for time, ठीक है। तो हमने देखा था R is equals to, सॉरी, हमने देखा था V is equals to I R, तो I is equals to V upon R, ठीक है। तो हम I की जगह यहाँ पे R प्रोड्यूस जो है प्लेस कर देते, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, एक एक R कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है। या फिर वी कैन से V अपॉन R, V अपॉन R है ना, एक V और एक V रह गया, तो V अपॉन R जो है यहां से, जस्ट अ सेक, ठीक है, V अपॉन R इज I, तो ये बन जाएगा IVT, ठीक है। सो हीटिंग कितनी रिलीज होगी, या तो ये फॉर्मूला है I का स्क्वायर, रेजिस्टेंस एंड टाइम। अगर करंट की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की दे रखी है, टाइम की दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर इसी में से मल्टीपल फॉर्मूला निकल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसकी वैल्यू दी है। सपोज आपको करंट नहीं वोल्टेज दे रखा है तो आप निकालेंगे इस तरीके से, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। सपोज आपको वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, पर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो आप ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो एक ही चीज को आप मल्टीपल तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन अ कंडक्टर आफ्टर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली I स्क्वायर RT, ठीक है। सो ओम्स लॉ के बेसिस पे हमने इसकी मल्टीपल डेरिवेशन निकाली है। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहीं से निकलता है I इज इक्वल्स टू करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा V इंटू R स्क्वायर RT, R कट करेंगे, सो विल गेट V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है। और यहीं से V अपॉन R इज I, तो हमारा बन जाएगा IRT, ठीक है। IRT, ठीक है। सो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। IRT नहीं, सॉरी IVT हुआ, IRT नहीं IVT, एग्जैक्ट IVT, क्लियर है। सो देयर आर मल्टीपल डेरिवेशन जहां से हम जो है सेम क्वेश्चन से
मल्टीपल, डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या दिया गया है उसके बेसिस पे हम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब, अब कौन कौन से अप्लायंस में हीटिंग इफेक्ट यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक कैटल, हीटर, ठीक है, ये सब हमारे घरों में यूज होते हैं। यू आर मस्टली अवेयर ऑफ ऑल दिस। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक अप्लायंस फ्रॉम सडन चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूजेस आर यूज्ड। अब हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, ठीक है, कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गई। अब एकदम बहुत ज्यादा वोल्टेज आई, अगर हमारे अप्लायंसेस है उससे कम वोल्टेज पे कम करते हैं तो ज्यादा लोड की वजह से दे कैन बर्न, है ना, वो खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए घरों में एक वायरिंग की जाती है, दैट इज फ्यूज, है ना। मेन स्विच में फ्यूज की वायर लगाई जाती है ताकि जब भी कभी बहुत ज्यादा लोड आए तो वो फ्यूज की जो वायर है वो जो है पिघल के सर्किट को ब्रेक कर। तो जो मटेरियल फ्यूज के लिए यूज किया जाता है, फ्यूज का बेसिकली काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, क्योंकि सर्किट जब भी क्लोज नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। आप देखते हैं हमारे घरों में स्विचेस लगे हैं, स्विच जब ऑन होते हैं सर्किट क्लोज होता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है और हमारे घरों में अप्लायंसेस वर्क करते हैं। स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो नहीं करती। तो सर्किट जब तक ब्रेक है करंट फ्लो नहीं कर सकती और फ्यूज वही काम करता है। सो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक अप्लायंसेस, हमारे घरों में फ्यूजेस लगाए जाते हैं जो कि कौन से मटेरियल से बनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, टिन, लेड के अलॉय से। टिन और लेड का अलॉय होता है 63% एंड 37%। ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को भी पास थ्रू होने नहीं देंगे, और जैसे ही इनके अंदर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगी ये आगे तो नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन उस करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, हीटिंग इफेक्ट है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, मतलब बहुत कम हीट जनरेट होने पर भी ये पिघल जाते हैं। पिघल जाएंगे, एज अ रिजल्ट सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ फ्यूज, ठीक है। तो लेड एंड टिन का जो अलॉय है वो यूज किया जाता है बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों टर्म भी आपको याद रखिए, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज बनाने में। नाउ कम्स द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हमने जनरल पावर तो डिस्कस किया, नाउ द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम पर यूनिट टाइम। हमने जो जनरल पावर की बात की थी हमने उसमें पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, और वर्क इज सिनोनिम ऑफ एनर्जी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो आप पावर को डिनोट कर सकते हैं वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, जिसको यहीं से हमने ओम्स लॉ से निकाला है, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो इसीलिए अगर हम P इज इक्वल्स टू वी आई है तो V की जगह हम इसे प्लेस कर दें तो हमारे पास बन जाएगा I इंटू आई आर, दैट इज आई स्क्वायर आर, ठीक है। और अगर हम I की वैल्यू को यहां से हटा दें तो ये बन जाएगा V स्क्वायर और R स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर और R स्क्वायर, यहाँ पे R है तो इट विल बिकम V स्क्वायर अपॉन R बेसिकली, ठीक है। सो हेंस मल्टीपल डेरिवेशन ऑफ अ पावर डिपेंडिंग अपॉन द ओम्स लॉ। 1 किलोवाट जो है दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। ये आप ध्यान रखेंगे, 1 किलोवाट की जो पावर होती है उस दैट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स? 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। नाउ द केमिकल इफेक्ट वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर अभी दिखाया बस वही इसमें एक्सप्लेन किया गया है। Now the domestic electrification from the distribution the two terminals are supplied to the houses named as live and neutral wire। आपने देखा होगा जितने भी सॉकेट्स हमारे घरों पे होते हैं उसमें एक प्लग जो होता है दैट इज ऑफ लाइव वायर एंड अदर इज कीप्स फॉर द न्यूट्रल, है ना, विच इज अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए, एंड द थर्ड टर्मिनल इज इंट्रोड्यूस एज अर्थ फॉर द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग, है ना। तो 3 टर्मिनल्स बेसिकली होते हैं, 3 पिन प्लग्स अगर आप देखें, एक लाइव होगा, एक न्यूट्रल जिसमें करंट नहीं जा रही, और तीसरा इज फॉर द अर्थिंग टू सेव द अप्लायंसेस। एक और छोटा सा, ऑल्दो ये आपके सिलेबस पे मेंशन नहीं है बट बिकॉज रिलेटेड है इसलिए मैं आपके लिए लेके आई, दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर। हम देखते हैं कि आजकल बिजली गिरने के जो इंस्टांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजास्टर, यहाँ देख सकते कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी, बट इससे हम बचाया जा सकता है, बिल्डिंग्स वगैरह को बचाया जा सकता है। कुछ ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी कभी बहुत ज्यादा थंडरिंग एंड लाइटनिंग हो हमें ओपन सरफेसेस पे या ओपन स्पेसेस पे नहीं जाना है, स्पेसिफिकली बहुत जो हाइटेड जगहें हैं जैसे बहुत ऊंचे पेड़ हैं या बहुत ऊंचे
पोल्स हैं हमने उनके पास नहीं खड़ा होना है उस समय पर, बिकॉज वो जितने ज्यादा क्लोज होंगे क्लाउड से उतना आसान है उनके थ्रू, क्योंकि जो करंट है, जो चार्ज है, इट लुक फॉर अर्थिंग, ठीक है, वो अर्थ में जाने का रास्ता ढूंढता है और जहां से भी उन्हें पैसेज प्रॉपर मिलता है कंडक्टर का, दे चूज दैट, ठीक है। सो लाइटिंग कंडक्टर बेसिकली वो अप्लायंस है जो बिल्डिंग के साथ बनाए जाते हैं, एक लंबा सा पोल जो कि बिल्डिंग से कंपेरेटिवली हाइट पोजीशन पे रखा जाता है, ताकि अगर कभी भी ऐसा हो कि लाइटनिंग बिल्डिंग को स्ट्राइक करने वाली हो तो उस कंडक्टर के थ्रू वो लाइट पास थ्रू होकर डायरेक्टली अंडरग्राउंड चली जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस इज अ फिगर, यहाँ से आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि लाइटनिंग कंडक्टर काम कैसे करता है। देखिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ ही एक कंडक्टर का पोल, ठीक है, जो कि कंपेरेटिवली हाइट में ऊंचा है, ठीक है, उसे रखा जाता है विद स्पाइक्स, और दैट इज एनग्रेव्ड इन द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड के बीच में इसको दबा दिया गया है और मेटल का बेस है ताकि वो कंडक्टेंस की तरह एक्ट करे ना, उसे पैसेज मिल जाए करंट को पास करने का। तो यहाँ से क्लाउड है, जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होगी वो बिल्डिंग पे गिरने की बजाय इस पैसेज के थ्रू होती हुई ग्राउंड के नीचे चली जाएगी और बिल्डिंग जो है वो सेफ हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल बिल्डिंग्स में ये जो है प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकरिंग बिटवीन टू चार्ज क्लाउड्स or between a charged cloud and earth can damage the house or building. To protect this, lightning conductor is used, ठीक है। अब वो किस तरह से काम करता है ये आपने देख लिया। So that is it for today's session. आज हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको भी पढ़ा, कॉलम्स लॉ को डिस्कस किया, ओम्स लॉ डिस्कस किया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिस्कस किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, सीरीज में अरेंज करें, पैरेलल में अरेंज करें तो क्या सीक्वेंस रहता है, इन सब को आज हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विल डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड द टॉपिक ऑफ पावर एंड वर्क, ठीक है। इन पे कंबाइन हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा एक छोटा टॉपिक रह गया है, दैट इज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, विल डिस्कस दैट, and with that we will complete it with our general science course. So that is it from my side. Thank you very much. Take care and keep working.